भारत त्योहारों और स्मरण उत्सवों का देश है। इनमें हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती का विशेष स्थान है। यह उनके अहिंसा और शांति की शिक्षाओं को याद करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का दिन है। आज हम यहाँ केवल उस व्यक्ति को याद करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनके दृष्टिकोण को अपनाने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए भी हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसलिए खुद को प्रेरित करने और बदलाव लाने के लिए बापू के जीवन और शिक्षाओं की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं महिला कॉलेज चाईबासा की ओर से आप सभी वरिष्ठ जनों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज महिला कॉलेज के लिए भी काफी हर्ष का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1969 ईस्वी को महिला कॉलेज चाईबासा की स्थापना हुई थी। इस विशेष दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः अभिनंदन। प्रकाश से अंधकार दूर होता है, प्रकाश ज्ञान और ज्ञान मुक्त इच्छा का प्रतीक है। तो आइए इसी भाव के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत डिजिटल दीप प्रज्वलन के माध्यम से करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। शत्रुबुद्धे विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदः। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महिला कॉलेज की IQSC और NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्पित सुमन मैम को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आयुषी। मनुष्य केवल अपने विचारों का उत्पाद है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और इस दिन अवकाश होता है, और यह हमारी सोच है कि आज इस अवकाश के दिन हम इस डिजिटल माध्यम में एक साथ जुड़ पा रहे हैं। तो आप सबों का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिस तरह से आरुषि ने बताया कि महिला कॉलेज चाईबासा के लिए भी आज का यह दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज के ही दिन 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। आज हमारे इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं कमांडेंट परम शिवम सर, जम्मू कश्मीर से। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमेशा स्वीकार करते हैं, और इसलिए महिला कॉलेज चाईबासा परिवार आपका सहृदय धन्यवाद करता है। हमारे बीच दूसरे वक्ता के रूप में उपस्थित है डॉक्टर इरशाद खान सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हमें मालूम है आपके कॉलेज में NAAC एक्रीडिटेशन चल रही है, आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी आपने इस वेबिनार के लिए आपका समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रतिबाला सिन्हा मैम का, जिनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ी हैं। मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और वेबिनार में जुड़े सभी प्राध्यापकों का भी स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुचिता बारा मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से, मुबारक करीम हाशमी सर, BA डिपार्टमेंट, राजीव लोचन नामता सर, BA डिपार्टमेंट से, और सत्येंद्र रंजन सिंह सर, BA डिपार्टमेंट से। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इस वेबिनार में जुड़े सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ओवर टू आरुषि। आरुषि, आपका माइक ऑफ है। सॉरी। धन्यवाद मैम। गांधी जी अपने आश्रम में नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना और आरती भजन करते थे। खासकर वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, ये उनका सबसे पसंदीदा भजन था। इसकी रचना संत नरसिंह मेहता ने की थी।
तो आइए सुनते हैं गांधी जी के प्रिय भजन की कुछ पंक्तियां। इसके लिए मैं बीएड सेमेस्टर 2 की छात्रा एंजल दादेल को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आरुषि। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोई मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे कीनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे कीनी रे। वाचे काचे मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मात रे। जिह बात की असत्य न बोले पर धन न जाने हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। धन्यवाद। धन्यवाद एंजल इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में माननीय कमांडेंट परम शिवम सर उपस्थित हैं, जो अपने अनुभवों और विचारों द्वारा हमें हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं। मैं माननीय परम सर से आग्रह करती हूँ कि वे गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और उनके राजनीतिक विचार पर प्रकाश डाल हमारा मार्गदर्शन करें। मेरी आवाज सबको मिल रही है? सर जी सर। बाकी लोग माइक ऑफ कर ले, ये हो रहा है। कोई इको वगैरह तो नहीं है? हाँ इको हो रही है सर, आवाज इको हो रही है। अभी आवाज इको हो रही है? अब ठीक है सर। पक्का? हाँ अब ठीक है। हाँ इसको बंद ही कर देता हूँ। महिला कॉलेज चाईबासा की प्राचार्य, जो वक्ता इसमें सम्मिलित हैं, वो एनएसएस
कोऑर्डिनेटर और महिला कॉलेज की छात्राओं। दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्तियां हैं। पीर हुई पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यदि इन काव्य पंक्तियों को, यदि इस काव्यता को कोई देहता दी जाए, कोई बॉडी दी जाए, तो सिर्फ और सिर्फ गांधी का व्यक्तित्व ही बनेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। विषय है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान और उनके राजनीतिक विचार। मैं 2-3 चीजें उनकी कवर करूंगा और मुझे लगता है कि उसी में विषय की पूर्ति हो जाएगी। जो स्वतंत्रता प्राप्ति दुनिया के दूसरे जनसंख्या में दूसरे सबसे बड़े देश के द्वारा, अब तो हम प्रथम स्थान पे, दूसरे सबसे बड़े देश के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति जिस व्यक्तित्व और विचार की वजह से होती है, वो विचार एक बहुत छोटी घटना से अस्तित्व में आता है। बहुत छोटी घटना। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को फर्स्ट क्लास, उस समय कोचेस हुआ करते थे, ट्रेन के कोचेस, वहां से धकेल दिया गया था। धक्के मार के उनको प्लेटफॉर्म पे गिरा दिया गया था। ये घटना हुई थी। गांधी ने इस घटना को अपना अपमान माना। अपमान को फील करना, यह क्षमता गांधी में थी। अब यह क्षमता लोगों में दिखाई नहीं देती। सुबह से शाम तक अपमानित होते रहते हैं, लेकिन उसका विरोध जो है वो खत्म हो गया। गांधी में यह नहीं था। गांधी में विरोध द्वितीय सोपान है, प्रथम सोपान है अपने अपमान को फील करना। यदि किसी ने प्लेटफॉर्म पे धक्का दे दिया है, वहां से जो श्रृंखला शुरू होती है वो हिंदुस्तान को आजादी दिलाती है। एक छोटा सा अपमान, एक छोटी सी गरिमाहीनता, एक छोटी सी अमानुषिकता, ऐसे बड़े विस्फोट में गांधी उसको परिवर्तित कर देते हैं। आज हम देखते हैं यूट्यूब में यहां वहां प्लेटफॉर्म पे धक्का देना, या ये तो बहुत छोटी बातें हो गई। इनसे कितनी आजादियां निकल सकती। जब एक धक्के से हिंदुस्तान की आजादी, तो गांधी ने क्या किया? उन्होंने अपने अपमान को अपने तक नहीं रखा। उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी गोरे नहीं हैं, उनके प्रति भयानक रंग भेद, और गांधी ने अपने अपमान को, अपने मान के विषय को समस्त दक्षिण अफ्रीका में जितने ऐसे वंचित लोग थे उनका विषय, और वो वहीं पर नहीं रुके। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आते तो जितने भारतीय थे, परतंत्र भारतीय, उनका विषय बनाया। उनके अपमान को, जब गांधी अपने अपमान को फील करते हैं तो वो बाकी मनुष्य जाति के अपमान को भी फील। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही, जो उस समय की वहां की सरकार थी, उसके खिलाफ संघर्ष उन्होंने आरंभ कर दिया। और जब वो हिंदू, और उनकी प्रसिद्धि वहां से हो गई।
इसलिए जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उनको सहर्ष अंगीकार किया और फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन को धीमे नेतृत्व नहीं विचार दे अपने उस छोटे से अपमान को उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने विरोध का स्वर बनाया और उसके बाद हिंदुस्तान में आकर के परतंत्र भारतीय आत्माओं का स्वर और सिर्फ स्वर नहीं बनाया उसको आगे भी ले गए। हम आज क्या परिवर्तन देखते हैं? हम आज परिवर्तन देखते हैं कि लोग सुबह से शाम तक अपमानित होते हैं और उस अपमान को फील नहीं। विरोध तो बहुत दूर की बात है और अब वो अपना अपमान फील कर लें वो गनीमत। दूसरों का अपमान तो छोड़ी, दूसरों का अपमान को फील करना तो हमारे समाज में खत्म ही हो गया। हमारे बाजू में अन्याय होता रहेगा, अपराध होते रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे, लोग वीडियो बना रहे हैं, हत्याएं हो रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। कभी भी बदलाव नहीं आ पाए जब तक कि इंसान अपने अपमान के प्रति सजग ना हो। गांधी के व्यक्तित्व से यदि पहला पाठ लेना है तो वो ये अपने अपमान के प्रति, अपने मान के प्रति सजग होना और उसके लिए संघर्ष करना, दूसरों के मान के प्रति सजग रहना और उसके लिए संघर्ष करना। ये गांधी के व्यक्तित्व का पहला पाठ है और हमें इस पाठ के परिप्रेक्ष्य में खुद की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या हम अपना तो छोड़ें, क्या हम दूसरों का अपमान के प्रति वैसे ही सजग हैं? हम में वैसे ही संघर्ष का भाव है? हम में वैसा ही विरोध पनपता है कि नहीं पनपता? हम में वैसी ही धधक है कि नहीं? हमारे यहाँ पर अभी 2-3 महीना पहले देश में एक घटना घटी, मध्य प्रदेश में घटी, सीधी में, जहां पर एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के ऊपर मूत्र विसर्जन से उसे अपमानित किया। कहीं पर हमारी आत्मा में कोई विरोध की लहर उठी थी? कहीं पर कुछ भी कोई भाव आत्मा में जागा था? नहीं। उसके बाद इस देश में कांवड़ यात्राएं हुई, उसके बाद इस देश में दुनिया भर के जुलूस निकले, उसके बाद इस देश में न जाने क्या क्या, लेकिन हमारी आत्मा में कोई सुगबुगाहट नहीं। हम वैसे ही धार्मिक आयोजनों में आते जाते, मनुष्य की गरिमा जो है वो शरित होती है। हमारे सारे आयोजन वैसे ही चलते रहे निर्बाध रूप से। पिछले वर्ष ईरान में एक लड़की थी, महसा अमीनी, उसने अपने सिर को थोड़ा सा कम ढांका था, तो वहां की जो रिलीजियस पुलिस है वो उसको पकड़ करके ले, कुर्दिश लड़की थी, वो ईरान में रह रही थी और उसे थाने में रखा गया और अनफॉर्चुनेटली थाने में मेरा ख्याल है कि उसे यातनाएं दी गई होंगी और महसा अमीनी की मौत हो गई। छात्राओं, पूरा का पूरा ईरान खड़ा हो गया। ईरान की एक एक औरत उस चीज के खिलाफ खड़ी हो गई। सिर्फ ईरान नहीं, जो बाकी वहां पर मध्य एशिया के देश, वहां की औरतें खड़ी हो गई। पिछले 8 महीने तक उनका विरोध सतत चलता रहा। वहां की औरतों ने उस अपमान को फील किया, उसको संघर्ष में बदल दिया। अपने अपमान को संघर्ष में बदलना, यह हमें गांधी के व्यक्तित्व से सीखना। हमें यह सीखना, ये देखना। मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं। अरे ये टीवी बंद रखो यार, बंद करो जल्दी।
तो महसा अमीनी के बाद पूरा ईरान और मध्य एशिया वो जाग जाता है। अभी भी आप यूट्यूब में महसा अमीनी यदि टाइप करेंगे तो तमाम किस्म की चीजें जो हैं वो उसमें मिलेंगी। हिंदुस्तान में शायद ही कोई जागरूक होगा जो महसा अमीनी का नाम जान रहा। आप अपमान और उसको फील करना और ऐसी मनुष्यता की बड़ी बड़ी बातें तो भूल ही जाइए। गांधी हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि अपने अपना अपमान को फील करो, वो क्षमता। दूसरे के अपमान को फील करो, उसको संघर्ष में बदलो। एक यूरोप का बैंड है कोल्ड प्ले, बहुत बढ़िया गाने बनाया है। उसके जो सिंगर हैं, एक गाना लिखा गया महसा अमीनी के लिए जो विरोध का गाना बना, बराए आजादी, उसका टाइटल है बराए आजादी। तो बराए आजादी करके जो है वो गाना बना। शापोर करके जो है वो लिरिसिस्ट है, उनको भी ईरान की पुलिस ने बहुत परेशान किया। बावजूद इसके कोल्ड प्ले बैंड ने उस गाने को लिया और पूरी दुनिया में उन लोगों ने कंसर्ट किए बराए आजादी गाने को लेकर। यूरोप इसलिए आगे नहीं है कि उसके पास तकनीक है, उसके पास दूसरों के अपमान को फील करने की क्षमता है। वो दूसरों के अपमान में खुद को ले जाता है। महसा अमीनी के अपमान में वो खुद को ले गया। तो गांधी जो है, हमें गांधी के व्यक्तित्व से, और मेरा ख्याल है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में इस किस्म की चीजें वो लेकर के आए। एक और चीज वो लेकर के आए, हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक सिखलाई है, जो कंडीशनिंग है, अनुकूलन है, वो ये बोलता है कि इस जीवन में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इस जन्म में जो कुछ हो रहा है, वो हमारे पूर्व जन्मों का फल। हमें ये बताया जाता है और जैसे ही हमें ये हमारी कंडीशनिंग में पहुंचता है, हमारे सारे विरोध खत्म हो जाते हैं। हम उसको नियति मान लेते हैं, प्रारब्ध मान लेते हैं और इसलिए जीवन की स्थितियों को बदलने के लिए उत्सुक नहीं होते, तत्पर नहीं होते। यदि ऐसी सिखलाई उस समय होती तो फिर हमें ब्रिटिश राज को भी अपने पूर्व जन्मों का फल मान के स्वीकार करना चाहिए। गांधी ने बोला नहीं, इसको तो विरोध ही करना पड़ेगा। हमारी सांस्कृतिक सिखलाई हमें ये बताती है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ घटता है ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है। गांधी ने इस विचारधारा को तोड़ा। हमारी सिखलाई है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करके फल की इच्छा मत करो। गांधी ने बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रिटिशर्स तो यही चाहते हैं कि ये कर्म की इच्छा, ये फल की इच्छा ना करें। उन्होंने उस सांस्कृतिक सोच को तोड़ा कि पूर्व जन्म नहीं, ये तो व्यवस्था का प्रश्न है भाई, इसकी कोई सांस्कृतिक या धार्मिक व्याख्या नहीं हो सकती। ब्रिटिशर्स को जो है वो ये देश, ये भूमि छोड़नी ही पड़ेगी। तो उन्होंने हमारी उन मान्यताओं को भी तोड़ दिया। उसके बाद वो क्या करते हैं? वो लाते हैं दो बातें, सत्य और अहिंसा। ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से गांधी इन बातों को लेकर के आए, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहली बार जो है उसके पहले सत्य और अहिंसा की चर्चा होने लगी थी। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे यूरोप में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सम वाल्डेन या कोई ऐसा ही नाम था। उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक विरोध के लिए सत्य और अहिंसा की बात की थी, सबसे पहले। लेकिन फिर गांधी का व्यक्तित्व, हमारे यहाँ पर तो बुद्धा जो है वो कोई 2500 साल पहले आते हैं और वो अहिंसा की बात करते हैं। महावीर आते हैं, वो अहिंसा की, तो ऐसा नहीं है। सत्य और अहिंसा के बहुत
सैद्धांतिक चीजें मनुष्य जाति के पास गांधी के पहले थी, लेकिन गांधी ही वो व्यक्तित्व है जो सत्य और अहिंसा की बातों को कार्य रूप में परिणत करता है और राजनीतिक विरोध का साधन। यूरोप में जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए वो क्रांतियों के द्वारा हुआ। अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन अमेरिकन क्रांति के द्वारा हुआ। फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन, जिसको आधुनिक युग का सूत्रपात माना जाता, वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हुआ। रूस में जो अक्टूबर क्रांति हुई, वो परिवर्तन आया तो वो भी एक हिंसक परिवर्तन था। यूरोप में जितने भी परिवर्तन हुए वो हिंसा के माध्यम से आए, बावजूद इसके कि सत्य और अहिंसा के राजनीतिक सिद्धांत जो है वो यूरोप से आए। लेकिन गांधी सत्य और अहिंसा को हिंदुस्तान में लेकर के आते हैं, और वो जो बातें हैं, आज आप किसी के सामने सत्य और अहिंसा बोलोगे तो वो हंसने लगेगा, लेकिन छात्राओं यही वो दो तरीके थे जिनसे हिंदुस्तान को आजादी मिली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे क्रांतिकारियों ने योगदान नहीं, क्रांतिकारियों ने भी योगदान दिया, उनका भी उतना ही बड़ा योगदान, लेकिन सत्य और अहिंसा जैसे उनका एक था डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, इसका तो किसी के पास भी कोई तोड़ ही नहीं। जाइए भाई, हम आपका काम नहीं करेंगे, खत्म हो। हम इसको ऐसे इमेजिन करें कि यदि चाईबासा में सारे लोग मिल करके ये बोलें कि हम आपका कोई काम नहीं करेंगे, कोई निजाम, कोई कार्यालय चल पाएगा? बिल्कुल। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, सत्याग्रह इसी को बोला गया कि हम आग्रह पे बैठे हुए, हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे, आप कर लो जो करना। ये ऐसे आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन। हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, हमारे आदमी आपका सहयोग नहीं करेंगे, कोई निजाम ऐसी चीजों के आगे 2 दिन नहीं चल सकता। और वही हुआ, हमारे असहयोग आंदोलन ने, हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन ने उनकी कमर तोड़ी। हमारे क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सबने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन ये एक ऐसी चीजें थी जो हमारे यहाँ हिंसा हो रही थी, हिंसा का प्रतिवाद, हिंसा का प्रत्युत्तर ब्रिटिशर्स के पास था, लेकिन जो हमारे यहाँ असहयोग और सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसी चीजें थी, इसका तोड़ उनके पास नहीं था। धीमे धीमे करके यही बात उस समय के भारतीयों के मानस में भरती चली। गांधी के व्यक्तित्व में नायक जैसा तो कुछ है नहीं, ना कपड़े लत्ते वो पूरे पहनते हैं, ना बॉडी से बहुत ज्यादा सलमान खान टाइप से कुछ दिखते हैं, कुछ भी उस आदमी के पास जो प्रचलित व्यक्तित्व के मापदंड हैं उसमें उनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ विचार, सिर्फ सिद्धांतों, और सिद्धांत प्रिय ऐसे कि दुनिया बोले बापू ऐसा तो बोले ना। ये कब हुआ था? ये हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। सिर्फ सिद्धांत नहीं, सिद्धांतों पर अडिग रहना। हमारा असहयोग, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन इसलिए भी महिमापूर्ण है कि उसमें गांधी के सिद्धांत सम्मिलित हैं, और सिर्फ सिद्धांत नहीं, सिद्धांतों पे अडिग होना सम्मिलित। कब अडिग हो गए थे वो? असहयोग आंदोलन के टाइम में 1919 के आसपास, जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चरम पर था, पूरे देश में ब्रिटिशर्स का विरोध हो रहा। उस समय चौरी चौरा की घटना हो गई, और घटना में कुछ अंग्रेजों को थाने में थे, वो चौरी चौरा थाने में थे, और एक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ अंग्रेजों की जो है मौत हो गई। गांधी बोले नहीं, अब आंदोलन वापस लिया जाएगा। सारे के सारे गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, सारे के सारे। लेकिन गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है, लोगों ने बोला गांधी को कि अभी आंदोलन चरम पे है, हमें आजादी मिल जाएगी, नहीं तो आजादी में विलंब हो जाएगा।
गांधी बोले नहीं, चाहे पूरी दुनिया को परेशानी हो जाए, सिद्धांत का मतलब होता है उस पर अडिग रहना। और गांधी ने वो दिखाया कि सबसे, वो बोले कि कैसे हिंसा हुई। अब तो चाहे एक आदमी को मारो, चाहे आप 100 आदमी को मारो, अब तो सिर्फ गणना की रह जाएगी, कैलकुलेशन है। गुणवत्ता तो खत्म हो गई ना आंदोलन की। अब आप ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि फलानी जगह 5,000 लोगों को मारा। भाई चाहे आप एक को मारे चाहे 100 को। आंदोलन ने अपनी वो अडिगता जो है वो खो दी है, इसलिए अब मैं इस आंदोलन को आगे जारी नहीं रखूंगा और असहयोग आंदोलन वहां पे खत्म कर दिया। हिंदुस्तान को उसके बाद कोई 25 से 27 साल इंतजार करना पड़ता है। हम ऐसे सिद्धांतवादी और सिद्धांतों पे अडिग रहने वाले लोगों के वंशज हैं, जिनसे दुनिया जो है वो सिखलाई लेती है। लेकिन अब जो है, अब वैसा समाज नहीं है। अब समाज की प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल गई हैं। अब समाज के ध्येय जो है वो बदल गए, उनके उद्देश्य जो है वो बदल गए। स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी ने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे। एक न्यूज़पेपर तो उन्होंने ही स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका में, कोई 1903 के आसपास, इंडियन ओपिनियन नाम से। और दूसरा न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय का था, यंग इंडिया नाम से उन्होंने स्थापित किया था, जिसको बाद में गांधी जी से सक्रिय रूप से जुड़े। और मेरा ख्याल है कि 1916 या 17 से लेकर के 1931 तक गांधी यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहे। अब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक नई बहस है, वो है इंडिया और भारत को लेकर। शासन ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई नीति उसके पास नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में ये एक विषय जोर शोर से उठा है, इंडिया नाम विरुद्ध भारत नाम। छात्राओं, हमें ये सोचना चाहिए, जब भी हम किसी विषय के बारे में सोचें, तो जब तक हमारे पास पर्याप्त गहराई ना हो, तब तक हम हमेशा गलत निष्कर्षों पे पहुंचे। उस विषय के बारे में जब तक हमारे पास पर्याप्त सूचना, जानकारी और विवेक नहीं है, हमेशा हमारे निष्कर्ष गलत। इंडिया नाम जो है वो ऐतिहासिक, इवॉल्व हुआ, ऐसे नहीं है, कहीं से टपका नहीं। जब ग्रीक आए, उन्होंने सिंधु को इंडस बोला, और उस समय अलेक्जेंडर के एक सेनापति होते थे सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपना एक दूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका नाम से। तो दरअसल जो इंडिया नाम है वो ऐतिहासिक रूप से विकास क्रम में आता है। ग्रीक सबसे पहले उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो पूरी दुनिया में फैलता है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं। अब इंडिया की खूबसूरती क्या है? इंडिया की खूबसूरती ये है कि ये उस नदी से आ रहा है जिसे दुनिया में सभ्यताओं की मां माना। ये सिंधु की वजह से आ रहा है, जिसे इस पूरे इलाके में वो मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। जैसे 2 और नदियां, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, दजला और फरात। तो वहां पर कौन थे भाई? दजला और फरात में दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नदियों वाला इलाका, दजला और फरात का इलाका, टिग्रिस और यूफ्रेटिस का इलाका। तो नदियों की वजह से नाम आना ये ऐतिहासिक विकास क्रम में होता है। और इंडिया में तो नदी भी शामिल है और इंडियन ओशन भी शामिल है। हम तो वो सौभाग्यशाली देश हैं जिसके पास नदी और सागर दोनों से उपयोगी नाम, और पूरी दुनिया हमें इसी तरीके से जानती है। वो अमेरिका का खोज करने वाला कोलंबस वगैरह जब वहां पहुंचा था, तब उसने गलती से ये सोचा था कि वो इंडिया में पहुंच गया,
इसलिए अमेरिका के जो मूल आदिवासी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको रेड इंडियन कहा गया। उनको रेड इंडियन कहा गया आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले। भारत नाम कहां से आता है? भारत नाम आता है पुराणों के माध्यम से। जो कथाएं हैं, जो शकुंतला और दुष्यंत की कथा है, वो पुराण के माध्यम से आती है। ग्रीक जो है वो आते हैं कोई 300 बीसी, 300 और 400 बीसी, और पुराण जो है वो आते हैं गुप्ता पीरियड के बाद। इसका मतलब है 300 400 एडी के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में ये विषय भी इस तरीके से उछला हुआ है कि लोगों को उस विषय की गहराई में कोई रुचि नहीं है, सिवाय निष्कर्ष देने। निष्कर्ष के पहले कितना पढ़ना पड़ता है, कितना जानना पड़ता है। छात्राओं, ये व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष देता है। ये हमें डेप्थ नहीं देता, गहराई नहीं देता। गहराई हमेशा गंभीर अध्ययन से आएगी। और ऐसा नहीं है, गांधी भी करते थे। हिटलर रात में जब तक कोई किताब नहीं पढ़ लेता था उसको नींद नहीं आती थी। गांधी एक तो लियो टॉलस्टॉय थे। लियो टॉलस्टॉय के राइटिंग से जो है वो बहुत प्रभावित थे। एक और थे, अनटू द लास्ट करके एक थे, रोमिया रोला। रोमिया रोला के लेखन से बहुत प्रभावित थे। रोमिया रोला कौन है? रोमिया रोला वो है जिनको साहित्य का पहला नोबेल मिला। तो रोमिया रोला के लेखन से बहुत प्रभावित थे। एक किताब थी अनटू द लास्ट, उससे बहुत प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय, उनके लेखन से बहुत प्रभावित थे। और ये प्रभावित, और अच्छी बात यह है कि लियो टॉलस्टॉय के लेखन से जो है वो हम भी प्रभावित, क्योंकि वो बातें ऐसी हैं। हर काल में किसी ना किसी को उससे प्रभावित होना ही पड़ेगा। टॉलस्टॉय कहते हैं कि इफ यू फील द पेन, you are alive, and if you feel others pain, then you are a human being. यदि आप पीड़ा को महसूस करते हैं तो आप जिंदा हैं। लेकिन यदि आप दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं तो आप इंसान हैं। तो हम में से ज्यादातर 100%, अब हमें इस सच को घोषित रूप से मान लेना चाहिए कि अब हम 100% जिंदा हैं। जैसे तैसे करके अपनी पीड़ा को फील कर लेते। हालांकि ये क्षमता भी जल्द ही चुकने वाली है। ये क्षमता भी जल्द धीमे खत्म होने वाली है। तो टॉलस्टॉय ये बातें करते थे, वही उनके लेखन में आया। वही विचार जो है वो गांधी के पास आए। फिर गांधी ने उनके ही विचारों से प्रभावित होकर के जो दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम खोले थे, उनका नाम, एक का नाम टॉलस्टॉय और दूसरे का नाम जो है वो फिनिक्स रखा था। फिनिक्स जो है वो एक पक्षी का नाम। और फिर जब वो हिंदुस्तान में लौटे तब जाकर के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने टॉलस्टॉय के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए अपने आश्रम का नाम उन्हीं पे रखा था, क्योंकि टॉलस्टॉय ऐसे विचार मानव जाति को दे करके, वो विचार गांधी से हो करके हम तक पहुंचे। जो किसने गाया था? एंजल ने गाया। एंजल ने जो भजन गाया, वैष्णव जन तो तेने कही रे पीर पराई जाने, और फिर उसके दूसरी पंक्ति है, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आने रे। कितनी अजब बात है, कितनी अद्भुत बात है। पहली बात है कि वैष्णव जन, हमारे यहाँ वैष्णव उनको बोला जाता है जो हिंदू धर्म है उनको 3-4 संप्रदायों में बांटा जाता है। पहला है वैष्णव,
वैष्णव का अर्थ हुआ जो विष्णु और विष्णु के अवतारों पर अपनी आस्था रखते हैं, जैसे राम, कृष्ण, इन पे। जो उत्तर भारत है ये इसको वैष्णव बोला जाता है। फिर है आपके शैव। शैव का मतलब हुआ जो शिव पर और शिव के परिवार पर, पार्वती, शिव, गणेश, कार्तिकेय, पूरा दक्षिण, वो शैव है। कश्मीर, ये शैव है। फिर उसके बाद आते हैं शाक्त। शाक्त का मतलब है जो शक्ति है, काली माँ, दुर्गा माँ, ये वो, उन पे जो आस्था रखते हैं। तो वैष्णव का तकनीकी अर्थ ये हुआ कि जो विष्णु के अवतारों पर आस्था। लेकिन गांधी ने वैष्णव का एक दूसरा अर्थ बताया, और बड़ा वही है जो प्रचलित अर्थों के बावजूद अपना अर्थ निकाल। बाकी सबकी आत्मा तुष्ट हो गई थी, वैष्णव के इस तकनीकी अभिप्राय से गांधी की आत्मा तुष्ट नहीं। और फिर उन्होंने वो भजन निकाल करके लाया और राष्ट्रीय आंदोलन में उसको स्थापित किया। बोले वैष्णव वो नहीं, वैष्णव वो है जो पीर पराई जानता है। बाकी तकनीकी संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय हटाओ। वैष्णव वो है जो पीर पराई जानता है। और उससे बढ़कर के बात, सिर्फ पीर पराई जानना जो है वो वहां पर बात खत्म नहीं होती गांधी की। गांधी ने सत्य और अहिंसा जैसे सैद्धांतिक बातों से दुनिया के सबसे बड़े मानव जाति के हिस्से को हमने आजादी ले ली, जबकि पूरी दुनिया उसके पहले हिंसा से लेती। क्यों? क्योंकि उनमें वैसी बातें थी। दूसरी काव्य पक्ति है, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान ना आने दे। यदि आप दूसरों का उपकार करते हो और मन में भाव आ गया, भाव तो छोड़ो, यदि आपने उस चीज को नोटिस कर लिया तो फिर बात खत्म हो जाएगी। उपकार करना और उसको नोटिस ना करना वो एक पूरी प्रोसेस है। सिर्फ किसी को देने से वो बात खत्म नहीं हो जाती। देते हुए, देने के बाद आपके मन में उसका कोई फील ना आना, यहां जाके बात खत्म। ऐसी ऐसी बातें जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आई, ऐसी ऐसी चीजों ने जब लोगों को छुआ, तब जाकर के सबके दिमाग में जो है गांधी का एक व्यक्तित्व बना। दांडी यात्रा करते हैं वो। यात्राओं से कभी कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ है? लेकिन गांधी बोले नहीं होगा। नमक कर जो लगाया गया तोड़ेंगे। और जो गांधी ने दांडी यात्रा की, उसकी तुलना, वो उसकी महिमा की तुलना कि उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान किया। अब तो इतनी यात्राएं होती हैं, कौन सा बदलाव आता है? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के अगस्त मार्च से की, पेरिस मार्च। नेपोलियन जब यूरोप को जीत करके और पेरिस में एंटर किए थे, उस मार्च से तुलना की थी दांडी यात्रा की सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च। वो महिमा जिसने पूरे भारतीय जनमानस को उथल पुथल करके रख, ऐसी चीजें वो लेकर के लोगों की भावनाएं जुड़ गई। लोगों की जो आजादी के पहले और आजादी के बाद का समाज है, इसमें दो बुनियादी फर्क है। आजादी के पहले सब में एक सामान्य भाव आ गया था छात्रों, सब में, क्या छोटा है, क्या बड़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या फलाना, क्या ठिकाना, सब में एक भाव आ गया था आजादी का। और सब में एक व्यक्तित्व आ गया था गांधी का। आजादी के बाद इतने जितने कोटि कोटि जन है, सबके हृदय में अलग अलग भाव, कोई सामान्य भाव नहीं। राष्ट्रीयता का सामान्य भाव नहीं। क्रिकेट मैच वगैरह में थोड़ा बहुत सा लोग फील कर लेते हैं, सैनिकों का जिक्र करते हुए वो फील कर लेते हैं। तो अब ये जो है, ये राष्ट्रीयता, ये कृत्रिम,
पहले वो आत्मस्फूर्त थी, हृदय स्फूर्त थी, मानस स्फूर्त थी। तो हमारे भीतर जब गांधी आते हैं तो सारे भारतीयों के मन एक जैसे, आजादी, इसमें कोई शक नहीं, आजादी का भाव और गांधी का भाव, ये दोनों मिलकर के उस समय के जितने मानव से सबको एक कर देते हैं। क्या पेशावर, पेशावर तक, उस समय तो हिंदुस्तान पेशावर तक हुआ करता, पेशावर से वो पख्तून गांधी जो है वो व्यक्तित्व जो है वो गांधी के साथ चला करते। अबुल कलाम आजाद, दुनिया के तमाम नेता, मुझे याद है कि गांधी जो है जब इंग्लैंड गए थे तो चार उनसे मिलने के लिए आए थे उनके होटल में, और गांधी के होटल के बाहर जो है वो दुनिया भर की भीड़। 5 बार गांधी जो है वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन नोबेल की सबसे बड़ी विडंबना यही रही, आज भी नोबेल की हिस्ट्री में जब भी उसकी विडंबनाएं याद की जाती है कि नोबेल ने कहां कहां पर गलती कर, नोबेल समिति ने, तो नोबेल समिति ने कई गलतियां की। नोबेल समिति ने जो है वो गांधी को नोबेल नहीं दिया है, टॉल्स्टॉय को नोबेल नहीं दिया है, आइंस्टीन को नोबेल नहीं, और तो और स्टीफन हॉकिंग को नोबेल। और ये सारे वो नाम हैं जिनके लिए, आइंस्टीन, उनके लिए तो 1000 नोबेल कम पड़ जाएंगे। तो अच्छा ही किया कि नोबेल समिति ने इनको नोबेल नहीं दिया। दरअसल ये 1000 नोबेल वाले व्यक्तित्व हैं, सत्य और अहिंसा जैसी बातें जो लोग चाय के टपरे पे करते हैं, उससे किसी देश को आजाद करा लेना, ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर देना, ये चीजें वो हिंदुस्तान की आत्मा में लेकर के आते हैं। आज हमें गांधी को याद करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हुए इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अपने अपने अपमान, अपने मान को फील करने की क्षमता, यदि कोई इंसान किसी प्लेटफॉर्म पे धक्का खाए और उस धक्के को ऐसे संघर्ष में बदल दे कि उस ब्रिटिश राज को यहां से छोड़ के जाना पड़े, जो अपने बारे में इस बात का दावा करता था कि उसके राज्य में सूर्यास्त नहीं है, उसका इलाका इतना बड़ा है इस पृथ्वी पर कि उसके इलाके में सूर्यास्त नहीं होता है, यदि हिंदुस्तान में सूर्य डूबता है तो वो उसकी बाकी किसी कॉलोनी में निकल आता है। उस शक्ति को सत्य और अहिंसा जैसी छोटी छोटी बातें, इन बातों को राष्ट्रीय आंदोलन में लेकर के आना, सिद्धांतों को लेकर के आना, सिद्धांतों पे अडिग रहना, लेकर के आना, ये सारी चीजें वो लेकर के आते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलकर, सामान्य लोगों के साथ मिलकर, भगत सिंह के योगदान के, बलिदान के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस के स्वप्न के साथ मिलकर, क्रांतिकारियों की आकांक्षाओं के साथ मिलकर, जो बाकी लोग थे उनके समर्पण के साथ मिलकर इतने बड़े और इतने महान देश को आजाद कराते। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी अकेले ने इस देश को आजाद कराने जैसा वो भी नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते। हम सब ने मिलकर के, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, हमारी महिलाओं ने, ये सब गांधी के साथ कंधे से कंधा, शाना बशाना खड़े हुए और इस देश को आजाद किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको स्मृति में ला करके इस देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए भले ही योगदान ना कर पाए, कोई बात नहीं, वो विचार तो रखें, वो धधक तो रखें, वो आग तो रखें। जब हमारे भीतर वो धधक ही नहीं है तो कोई भी परिवर्तन कभी संभव नहीं हो पाएगा, वो सदा स्थगित रहे। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को आभार करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि गांधी की स्मृति को लेकर के सभी अपनी 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 आग, जो दुष्यंत उसी गजल में बोलते हैं
पीर हुई पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर दुष्यंत बोलते हैं कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, आग मगर जलनी चाहिए। तो हमें आज के दिन अपनी अपनी आग जो बुझी पड़ी है, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि अधिकांश भारतीय आत्मा की आग जो है वो इस समय सुप्तावस्था है। उसको कुरेदना है, उसमें से अंगारे निकालने हैं, अपने मान अपमान को फील करने की क्षमता को जिंदा रखना है, दूसरों के मान अपमान को लेकर के अपने भीतर बेचैन। यदि हम इन बातों को अपने भीतर लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आने वाला समय जो है वो बेहतर रहेगा। मैं आप सभी का आभारी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, आपने इन बहुमूल्य विचारों से हमें काफी प्रेरित किया। आपने हमें बताया कि कैसे गांधी जी के व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिल सकती है, अपने अपमान को संघर्ष में बदलना सीखना है। ये प्रेरणा हमें गांधी जी के व्यक्तित्व से मिलती है, अपने मान के प्रति और दूसरों के मान के प्रति भी सजग रहना और संघर्ष करना। लियो टॉल्स्टॉय, जिनका आपने नाम लिया, उनके भी विचार आपने हमें बताए। that if you feel the pain, you are alive. If you feel others' pain, then you are human being. Thank you so much, sir, for all the valuable thoughts. अब मैं हमारे बीच कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित वरिष्ठ और अनुभवी प्राध्यापक डॉक्टर इरशाद खान सर से आग्रह करती हूँ कि वे गांधी जी के सामाजिक तथा शैक्षिक विचारों से जुड़ी बातों पर अपने विचार व्यक्त कर हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू ऋषि। आज के इस वेबिनार में आवाज पहुंच रही है? हेलो, ऑडिबल सर, ऑडिबल। हाँ पहुंच रही है सर। महिला कॉलेज चाईबासा द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में उपस्थित महिला कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ IQAC और NSS कोऑर्डिनेटर मैम डॉक्टर अर्पित सुमन को, हमारे वरिष्ठ वक्ता जिन्होंने अपने सारगर्भित और बहुत ही अनुभवी भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। परम शिवम सर जो कि कमांडेंट है CRPF जम्मू, शायद की स्क्वाड में भी पदस्थापित हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, हम लोग को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और सभी छात्राओं को इन बात को समझने की जरूरत है कि व्यक्ति की हत्या तो हो सकती है लेकिन विचारों की हत्या नहीं हो सकती। सतत हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे और इन्हीं सब बातों को समेटते हुए मैं एक बात अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है, महात्मा गांधी के सामाजिक और शैक्षिक विचार पर अपनी बात रखने का ये मंच जो मुझे दिया गया है, मैं आप सभी का आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी बात इस वेबिनार के माध्यम से आपके समक्ष रख सकूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि सर ने कहा कि गांधी जी के अंदर वो पेन और उसके बाद वो एक क्या कहते हैं उसको उभारना और यहाँ तक पहुँचाना कि एक छोटी सी चिंगारी को स्वतंत्रता आंदोलन में बदल देना, ये सही बात है कि गांधी जैसा व्यक्तित्व भी ये कर सकता था और गांधी जी ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखा जो कि सही में काफी मतलब लोगों को सोचने और समझने का एक मुकाम है और उससे शिक्षा लेने की जरूरत है हम सभी, क्योंकि गांधी जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कोई कोरे दार्शनिक नहीं थे वे, बल्कि उन्होंने जो व्यवहारिक जीवन में जिस चीज को महसूस किया उसे ही उन्होंने सबके सामने लाया और उसी आधार पर वो अपने समाज को उन्होंने अपनी बातें बताई। वे टॉल्स्टॉय और रस्किन से प्रभावित थे
जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने टॉलस्टॉय करने जैसा भी बात की और उन्होंने काफी सारी चीजें हमें बताई। जहाँ तक सामाजिक विचार की बात है, वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि समाज के प्रति उनकी काफी चेतना थी इस संबंध में और उन्होंने काफी इस तरह की बातें बताई। उस समाज था वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था और वो समाज हमें क्या कहते हैं आगे ले जाने से उस समाज को लेकर ज्यादा आगे चलना संभव नहीं था। समाज में परिवर्तन की आवश्यकता थी। उन्होंने हर एक मुद्दे पे बात की, चाहे वो अस्पृश्यता का मुद्दा हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसके लिए गांधी जी ने काफी संघर्ष भी किया। उन्होंने आपको पता होगा कि 1932 में जब कम्युनल अवार्ड की बात हुई तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया और उसके बाद इसलिए कि वे जानते थे कि इससे काफी आगे चलकर प्रॉब्लम होने वाला है और ये जो हरिजन लोग हैं या ये जो उन्होंने शब्द दिया उसके साथ उन्होंने ये देखा कि कहीं इनको अलग करके अंग्रेज हमें फूट डालो और राज करो की राजनीति में आगे ले जाना चाहते हैं। वो तो ऐसे ही ये कर रहे थे और भी इसे बढ़ाना चाहते थे। इन सारी चीजों को उन्होंने समझा, अस्पृश्यता के लिए काफी उन्होंने काम किया। आगे चलकर जब देश में आज़ादी मिली तो हम अपने संविधान में इनको शामिल भी किया। आज हमारे संविधान में इसे अंगीकृत किया गया है कि अस्पृश्यता जो है वो सही नहीं है। ये अलग बात है कि आज भी समाज में वो यदा कदा जहाँ तहाँ इसको देखने को मिल जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जो इस तरह के उदाहरण हमें न मिलते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया और ये कोशिश की कि ये समाज में ना हो और उन्होंने अपने स्तर से बहुत सारे प्रयास किए। जहाँ तक नारी शिक्षा की बात है, उन्होंने इस पे भी काफी ध्यान दिया, काफी बात की, नारियों के सशक्तिकरण पे अपनी बातें रखी और साथ ही साथ उन्होंने उनको आगे लाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे मतलब काम किए। साथ ही साथ बाल विवाह प्रथा पे भी उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने सामाजिक बुराई के रूप में इन्हें पहचाना, समझा और देश को इसके प्रति सचेत किया कि किस प्रकार से, जबकि उनका खुद जो उनकी विवाह हुए थे वो एक तरह से बाल विवाह ही था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा और लोगों को सचेत किया। ये सब सारी बातें हमें देखने को मिलती है। आज भी समाज में ये बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सारी बुराइयों से हम आज अ, निश्चिंत हो गए या उनसे आज़ादी मिल गई। आज भी हमें बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पे ये बाल विवाह प्रथा देखने को मिलती है। तो रही बात कि इन सारी चीज़ों को आखिर कौन दूर करेगा, तो वो हम आप जो इस समाज में रह रहे हैं उनके द्वारा ही संभव है। जैसा कि सर ने कहा कि हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, तुम्हारे दिल में ना सही, हमारे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में ही वो आग लगनी चाहिए। तो जो दुष्यंत की पंक्तियां हैं उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत सारी चीज़ों को हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे जो आज सामाजिक बुराइयां हमारे देश में प्रचलित हैं उसे भी दूर कर सकते हैं। उन्होंने शराबबंदी या नशा निषेध की बात की और इसके लिए भी काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। शराबबंदी के लिए उन्होंने अपना एक एजुकेशन प्लान जो लाया उसमें शराबबंदी उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल बना उस समय 1935 के आसपास, तो उस समय ये बात हुई कि दो चीज एक साथ, एक तो जो टैक्सेस आते हैं शराब से वो काफी, आज भी आपको पता है कि बहुत बड़ा जो हमारा उससे रेवेन्यू आता है। बहुत सारे स्टेट जैसे ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं अपने आप को, तो बहुत सारा जो उनका रेवेन्यू उससे बंद हो जाता है। लेकिन ये एक जरिया होता है बहुत सारे मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का। लेकिन बहुत गांधी जी के सामने जब ये समस्या आई अपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो उन्होंने इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया कि ये जो क्या कहते हैं नशा निषेध है ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत अच्छे से वो जानते थे और इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये नशा निषेध जो है वो जारी रहेगा। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो रहा था कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा, हम जो एजुकेशन लाना चाहते हैं जिसे उन्होंने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। तो ये बुनियादी शिक्षा, ये बेसिक एजुकेशन जो है जिसे नई तालीम भी कहा गया, जिसे वर्धा एजुकेशन प्लान के नाम से हम जानते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ये जो है वर्धा में एक सम्मेलन हो रहा था और उस समय वो अपने वहाँ गए हुए थे। उनका एक शिक्षा पे सम्मेलन था, उसका सभापतित्व उन्होंने किया और उन्होंने अपने एजुकेशन प्लान को वहाँ पे रखा। तो उसमें इन बातों की और उन्होंने कहा कि हम जो एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं, बुनियादी शिक्षा की और बेसिक एजुकेशन की, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें रखी कि 7 to 14 ईयर्स के बच्चे को हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन होगा वो मातृभाषा के माध्यम से होगा, तो मदर टंग के माध्यम से। जो भी जिसकी मातृभाषा है, जहाँ की आज भी आप जानते हैं कि मातृभाषा का क्या सम्मान है, मातृभाषा के प्रति हम कितना क्या कहते हैं समर्पित है, ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन मातृभाषा को उन्होंने महत्व दिया और मातृभाषा से शिक्षा देने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये 7 वर्षों के एजुकेशन में अंग्रेजी रह शिक्षा होगी। उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसको देख लिया, समझ लिया और उसके जो भी गुण दोष थे उसका आकलन किया और उसके बाद उन्होंने इन सारी बातों को सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने जो मेन बात कही उस एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन जो होगा वो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होगा। उसमें एक क्राफ्ट जो होगा, जो शिल्प होगा, वो उस पे फोकस होगा। तो इसे क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन भी कहा जाता है, शिल्प आधारित शिक्षा जिसे हम कहते हैं। और ये कहीं न कहीं से आज जो हम कौशल विकास की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं हम देखते हैं उस समय गांधी जी ने इसके बारे में सोचा था कि किस प्रकार से हम बच्चों का कौशल विकास करें और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, एजुकेशन लेने के बाद स्वावलंबी हो सके। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई के बाद कहीं के ना रहें और उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इन बातों को बहुत शिद्दत से महसूस किया गया है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने एजुकेशन पॉलिसी में रखी, जो मोटी-मोटी बातें थी कि अंग्रेजी रहित शिक्षा होगी, 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो शिक्षा होगी वो समवाय शिक्षण पद्धति के द्वारा दी जाएगी, जिसको कहा जाता है कोरिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। कोरिलेटेड मेथड माने उसको एक सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाना और उसके द्वारा शिक्षा देना। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने एजुकेशन पॉलिसी के तहत कही और ये उन्होंने वर्धा में करी, इसलिए इसे वर्धा एजुकेशन प्लान के नाम से हम जानते हैं। आगे चलकर इससे जाकिर हुसैन जुड़ते हैं, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रिंसिपल हुआ करते हैं और उनको ये एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया इस पे कि भी एक डिटेल रिपोर्ट इस पर बनाई जाए कि क्या इसका स्वरूप हो सकता है। तो उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके द्वारा 2 रिपोर्ट दी गई, एक परहैप्स दिसंबर 1937 में और एक अप्रैल 1938, जिसे हरिपुरा कांग्रेस में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसमें उसे एक्सेप्ट भी किया गया और आगे चलकर उसके क्या कहते हैं उस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये बेसिकली गांधी जी के जो विचारधारा है अपनी एजुकेशन की कि अपना एजुकेशन पॉलिसी हो, अपनी बात मतलब उसमें हो कि किस प्रकार से हम मातृभाषा को प्रमोट कर सकें, किस प्रकार से हम मतलब बच्चों को अपने सांस्कृतिक ज्ञान दे सकें, अपने जड़ से उन्हें जोड़े रख सकें। हाँ, संस्कृति के बारे में उनकी जो विचारधारा थी ये थी कि हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने से वो मना नहीं करते थे कि कोई अच्छी चीज़ है कहीं से तो हम ले सकते हैं। लेकिन उनका ये था कि संस्कृति का मतलब ये नहीं कि हम वो बोलते थे कि अपने घरों के दरवाजे खिड़कियों को उतना ही खोले रखो जिससे कि हम हमारा मतलब हम अपने आप को बचाए रख सकें, इतनी आंधी इतनी हवा न आ जाए कि हम मतलब क्या कहते हैं उड़कर बाहर चले जाएं। कहने का मतलब कि अपनी संस्कृति की जड़ से जुड़े रहना, अपने धरातल पर मौजूद रहना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने दूसरी पीढ़ी को ये ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और हमारे जो मूल्य है, हमारी जो वैल्यूज है वो हम तक ही रह जाएंगे। और ये सांस्कृतिक प्रदूषण का वो दौर है जब कल्चरल इवेजन का कि हम पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित नजर आते हैं और उसकी वजह से आज की जो जनरेशन है वो अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलती जा रही है। तो उनका कहना ये था कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्य को पहचानें और साथ ही साथ उसको मतलब क्या कहते हैं प्रमोट करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे ट्रांसफर भी करें। तो ये बात उन्होंने अपने क्या कहते हैं वक्तव्य में कहा। साथ ही साथ उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी की बात की जिसे बेसिक एजुकेशन या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या वर्धा एजुकेशन प्लान के नाम से जानते हैं, जैसे जाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट भी हम कहते हैं। तो उसमें उन्होंने जो
पाठ्यक्रम तय किया, उसमें बहुत सारे जो क्राफ्ट होते हैं उनको उन्होंने रखा, जैसे कताई बुनाई या कृषि क्या कहते हैं कृषि करना, बागवानी करना, मछली पालन या टोकरी बुनना, इस तरह के छोटे मोटे शिल्प जो आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे कुटीर उद्योग के बहुत बड़े मतलब ये होते हैं, आज भी जो है छोटे मोटे इलाके में क्या कहते हैं जो हमारा ये है वहाँ पे ये आज भी देखने को मिलता है। और आज की जो सरकार जो कौशल विकास के नाम पे कर रही है और कुछ नहीं, यही सब चीजें हैं जिसका प्रमोशन आज हो रहा है। तो इस जो क्या कहते हैं पाठ्यक्रम में उन्होंने 5 घंटा 20 मिनट जो 30 मिनट का एक सिलेबस बनाया कि एक दिन में 5 घंटा जो 5.5 घंटा पढ़ाई होगी, उसमें लगभग 3 घंटा 20 मिनट उन्होंने सिर्फ क्राफ्ट दे दिया। क्राफ्ट यानी शिल्प, और शिल्प पे इस तरह से कि उसके जो है उस बच्चे को वो हुनरमंद बनाया जाए और वो बच्चा वो सीख कर वो क्राफ्ट जो है उसको सरकार खरीदेगी अपने जो तय मूल्य पे, और उससे जो है वो खर्चा आएगा, उससे स्कूल चलेगा, स्कूल के शिक्षकों का वेतन और भी जितने खर्चे हैं वो स्कूल के उससे पूरे किए जाएंगे। इस तरह से एक ऐसी शिक्षा पद्धति की उन्होंने कल्पना की जिसपे किसी को भार भी ना हो और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनकर वो बच्चा जो है वो आसानी से वो पढ़कर निकल जाए, और जब वो अब पढ़ने के बाद बाहर जाए, समाज में जाए, तो वो बेरोजगारी की ठोकर ना खाए, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये जो शिक्षा थी वो आत्म स्वावलंबी बनाने की एक पॉलिसी थी, जिसको आत्मनिर्भर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। इसके कई सारे एम्स उन्होंने तय किए, जैसे वो आर्थिक उद्देश्य हम कह सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक एम ये था कि उन्होंने बच्चे को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात की। उनका नैतिक एम ये था कि बच्चे जो है अपने संस्कृति से जुड़े, उनके मूल्य को पहचाने जाने और साथ ही साथ वो उस पे अपने क्या कहते हैं उसको लाइफ को गुजारे। साथ ही साथ उन्होंने थ्री फोल्ड डेवलपमेंट की बात की। गांधी जी एजुकेशन को कोई एकांगी विकास का माध्यम नहीं मानते थे। गांधी जी का मतलब गांधी जी कहा करते थे कि एजुकेशन का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब हर एक अंग का विकास, और ये शिक्षा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और ये सर्वांगीण विकास मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, इस तरह के जितने विकास हो सकते हैं वो हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और ये एक माध्यम था क्या कहते हैं ये शिक्षा, जिसके द्वारा हम उनका विकास संभव कर। उन्होंने सर्वोदय समाज की बात की। सर्वोदय समाज का मतलब होता है कि सबका उदय, और सभी का उदय तभी संभव है जब हम उस लेवल पे जाकर बात करेंगे, काम करेंगे, सबके हाथ में काम होगा और साथ ही साथ सबको रोजगार मिल पाएगा उस लेवल पे, ताकि वो हुनरमंद बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये जो एजुकेशन थी वो एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना था और वो हुनर सीखना था, जिसे हम एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। ये एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्योंकि इसके केंद्र में बालक है, इसलिए इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं कि बालक को केंद्र में रखकर ही सारी चीजें बनाई गई थी, सारी चीजें बताई गई थी कि किस प्रकार से बच्चे को हम अ, केंद्र में रखेंगे और बच्चा को ही वो हुनर सिखाएंगे। बच्चा वो हुनर सीख कर जब समाज में जाएगा तो अपने आप को क्या कहते हैं वो एक सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट के रूप में खड़ा कर पाएगा। साथ ही साथ इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की थी। डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं श्रम का महत्व। गांधी जी कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति जो क्या कहते हैं ये है तो उसको हम हिकारत की दृष्टि से ना देखें। श्रम करना कोई क्या कहते हैं अ, फालतू काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम हिकारत की दृष्टि से। आज हमारा दृष्टिकोण ये है कि कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई अच्छा ऑफिसर है या कोई अच्छे ग्रेड में व्यक्ति है तो हम उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे कामों में लगे हुए व्यक्ति हैं उनको हम हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। ये सही दृष्टिकोण नहीं है। एक मानव होने के नाते भी ये सही दृष्टिकोण नहीं है। इंसान का मतलब ये है कि वो भी एक इंसान है। हमें इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि वो जो काम कर रहा है उसका हम सम्मान करें। उसका भी उतना ही योगदान है किसी देश के विकास पे जितना एक बड़े अधिकारी का, एक ऑफिसर का, एक एजुकेशनिस्ट का, एक वकील का, या जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में काम कर रहा है। इसलिए एक व्यक्ति एक
कहानी है कि एक व्यक्ति आ रहा था हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके, और वो किसी गांव में अपना गांव जा रहा था। गांव जाने के क्रम में वो जब नाव में बैठा, एक तालाब या उसके द्वारा नदी के पार उसका गांव था, तो नाव में बैठा। नाव में बैठने के बाद उसने नाव वाले से पूछा कि डू यू नो साइकोलॉजी, तो बोला कि ये क्या होता है। इसी तरह उसने कई एक प्रश्न पूछे, सोशोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। तो बेचारा अनपढ़ व्यक्ति नाविक क्या जाने इन सारी चीजों को। तो उसने बोला कि नहीं भैया, ये सब चीज तो मैं नहीं जानता हूँ। तो उसने बोला तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तुम तो कुछ जानते ही नहीं, कुछ बेकार तुम व्यक्ति हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं। इसलिए कि तुम ना साइकोलॉजी जानते हो, ना सोशोलॉजी जानते हो, ना हिस्ट्री जानते हो। तो उसने सिर्फ एक बात उससे कहा कि तुम तैराकी जानते हो, तुम अगर नाव अगर डूब जाए तो तुम क्या करोगे। तब उसे सारा ज्ञान अपना वही धरा का धरा रह गया कि वो स्विमिंग नहीं जानता। तो वो हार्वर्ड और ये पढ़ के जो आया या जहाँ से भी उसने डिग्री हासिल की, अगर उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो उसके सारे ज्ञान वही के वही धरे रह जाते। अगर वहाँ वो किसी ने हादसा हो जाता तो सिर्फ और सिर्फ नाविक ही बचा सकता था और कोई नहीं बचा सकता। तो हर एक व्यक्ति जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है उसका अपना महत्व है, उसके अपने श्रम की महत्ता है। हमें चाहिए कि उसका मतलब निरादर ना करें, उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, ये जरूरी है। उन्होंने एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। उन्होंने 7 to 14 ईयर के बच्चे को जिस एजुकेशन की बात की वो फ्री एंड कंपलसरी यानी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। आपको पता है कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसके आर्टिकल 45 में इस बात को रखा गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के अगर संसाधन उतना होंगे तो। आज ये आरटी एक्ट बन गया है और आपका ये फंडामेंटल राइट हो गया। ये आज फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है 21E के तहत कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट। आज अगर किसी बच्चे को इस एज के एजुकेशन ना दिया जाए तो वो दरवाजा खटखटा जा सकता है, कानून का शरण ले सकता है। तो ये एक तरह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ऐसे तो इसकी नींव बहुत पहले पड़ी थी, लेकिन गांधी जी का योगदान भी उसमें काफ़ी है कि उन्होंने इस बात को उठाया कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। वो मास एजुकेशन के पक्ष में थे कि जनमानस तक एजुकेशन की लॉ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जो किसी समाज को बदल सकता है। समाज में जितने भी अंधविश्वास कुरीतियां हैं उस जड़ को अगर कोई समाप्त कर सकता है वो शिक्षा की रोशनी के द्वारा ही संभव है, ये हम सभी मानते हैं। तो इसलिए एजुकेशन पे फोकस करना, एजुकेशन पे ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। किसी भी मुल्क की आज़ादी में इसका, मुल्क के तरक्की में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी भी देश के विकास का एक इंडेक्स जो होता है वो एजुकेशन भी होता है। जैसे जब भी हम किसी के विकास का सूचकांक निकालते हैं तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे हम बहुत अहम अ, दृष्टि रखते हैं। इसलिए किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का अहम महत्व होता है। इसलिए एजुकेशन की उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन फॉर मास की बात की, उन्होंने वीमेन एजुकेशन की बात की। उन्होंने जिस एजुकेशन देने की बात की उसे उन्होंने को रिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग था। उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को या नॉलेज को अखंड माना। अखंड करने का मतलब है शिक्षा ज्ञान जो है वो अखंड है। हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए उसे बांट लेते हैं अलग अलग ब्रांचेस में। लाइक कोई साइंस है, कोई आर्ट्स है, कोई कॉमर्स है, कोई क्या कहते हैं एमबीए की डिग्री अलग है, लॉ की अलग है, मैनेजमेंट अलग है, लेकिन सब नॉलेज ही है। और नॉलेज जो है वो अखंड है। हम अपनी सुविधा के लिए उसका ये कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि को रिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। को रिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब है सिर्फ एक सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ा देना। सपोज दैट कि मैं जैसे पेन है ये, अगर ये कलम लूँ और कलम से कहूँ कि ये क्या है तो हो सकता है कोई कहे कि ये वन। इसी में अगर 3 कलम जोड़ दूं तो कोई बता सकता हूँ कि ये ट्रायंगल है। तो इसी तरह से मैं अगर उसे बताऊं कि इसका कौन सा कलर है तो हो सकता है ये इसका कलर ब्लैक। इसी तरह इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम जब फिजिक्स पढ़ाएं तो इसको गिरा के हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे काम कर रहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को इसे समझा सकते हैं। अगर हम इसका इतिहास निकालना चाहें तो गूगल पे अगर हम पेन सर्च करेंगे तो शायद इसका इतिहास निकल जाएगा। तो इससे हम इतिहास बता सकते हैं, इससे हम ज्योग्राफी बता सकते हैं, इससे हम
इकोनॉमिक्स बता सकते हैं, इससे हम मैथ बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक चीज एक सब्जेक्ट को लेकर अगर चलें तो उससे हम कोरिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग जो कहते हैं, समवाय शिक्षण पद्धति। अब सपोज दैट हिमालय हिमालय एक पर्वत भी है, हिमालय एक कविता भी है, हिमालय हमारे आन बान शान की निशानी भी है। तो अगर चाहे बहुत जगह पे हिमालय कविता के रूप में हम पढ़ते हैं, गंगा एक नदी के रूप में हम जानते हैं, गंगा एक कविता के रूप में हम जानते हैं। तो गंगा बहुत सारे क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञानियों के लिए या पर्यावरणविद के लिए अपना एक विषय है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो जो सब्जेक्ट है वो ज्ञान जो है वो अखंड है, और उसको हम अपनी सुविधाओं के लिए जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में बांटते हैं। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो बच्चों को वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे ब्रॉड माइंडेड वे में उसको समझ सकें, वो एक दूसरे के साथ को रिलेट कर सकें। अगर कहा जाए कि इतिहास और भूगोल का क्या संबंध है, तो बच्चे यह ना समझे कि इतिहास का क्लास तो शर्मा जी लेते थे और भूगोल का क्लास वर्मा जी लेते थे, बस इतना ही उन्हें ज्ञान। ऐसा ज्ञान देना जो है वो सही नहीं, बल्कि ज्ञान इस प्रकार का हो कि बच्चे उसको को रिलेट कर बता सके कि कहाँ पे भूगोल इतिहास को प्रभावित करता है, इतिहास भूगोल को प्रभावित करता है। अब राइज ऑफ मराठा हम लोग पढ़ते हैं, तो राइज ऑफ मराठा में जो उसके भौगोलिक कारण है वो कहीं ना कहीं उसके इतिहास को बनाते हैं। आप एक सिंपल सा उदाहरण लें, यूके का, ये ब्रिटेन का एक छोटा सा मुल्क, लेकिन उसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा था। कहा जाता है उसका कहीं सूर्यास्त नहीं होता। तो एक छोटा सा मुल्क उस समय जो एक जजीरे के रूप में था, उसने पूरे वर्ल्ड पे किस तरह कब्जा किया और कैसे उसने अपनी इतनी सारी हुकूमत हर जगह फैला ली। उसका अपना जो ज्योग्राफी है, उसका अपना भूगोल है, उसने भी बहुत सारा उसको हेल्प किया अपने इतिहास को बनाने में। तो ये कहीं की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन होती है वो भी बहुत तरह से इतिहास को प्रभावित करती है। इसलिए हम जब बच्चों को ज्ञान दें तो उसमें इन बातों का ख्याल रखें कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चा जो है वो ज्योग्राफी को एक अलग एंटिटी ना समझे, बल्कि उसको अगर वो लिटरेचर के साथ जोड़कर समझना चाहे तो वो उसको उस तरह से बताया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों को अखंड ज्ञान मिले और बच्चे जो है वो उस रूप से सॉरी आवाज जा रही है। यस सर, आ रही है आवाज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी ने जिन बातों को बताया, चाहे वो सामाजिक उनके विचार थे, चाहे वो शैक्षिक विचार थे, उन्हें हमें अपने कार्य रूप में देने की आवश्यकता है। सिर्फ भाषण सुनना और सिर्फ उसे हमें किताबों में पढ़ लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि व्यक्ति की तो हत्या हो सकती है, लेकिन विचारों की हत्या नहीं हो सकती है। आज भी गांधी जी उतने ही प्रासंगिक है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल फील्ड में हो। आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति, आप देख लीजिए कि शिक्षा पद्धति किस स्तर पे है। आज गांधी जी मोरलिटी की बात करते थे, गांधी ज्ञान आधारित शिक्षा की जगह आचरण आधारित शिक्षा की बात करते थे। आज हमारे देखिए कि क्या मोरलिटी है। आज एजुकेशनल कैंपस की स्थिति क्या है कि छुपी हुई नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो किस रूप में क्या कहते हैं आगे बढ़ रही है, वो हमसे क्या कहते हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने आस-पास उन सारी चीज़ों को देखते हैं, जितने भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, हम अपने आस-पास उन बुराइयों को अपने स्तर से भी कुछ पहल कर कम कर सकते हैं और उसके लिए आंदोलन चला सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, अपना प्रयास भी कर सकते हैं। तो एक एक कहावत है, एक किसी शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो गांधी जी का व्यक्तित्व भी वही है कि एक व्यक्ति जो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये वही कारवां बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए किसी न किसी को तो प्रयास करना ही पड़ेगा। और बहुत ही क्या कहते हैं सही शिवम सर ने बहुत सारी बातें हमें बताई और उनकी बातों को जो क्या कहते हैं हमें अपने जीवन को उतारने की ज़रूरत है और उन सारी चीज़ों को भी हमें साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना समय हमें दिया अपनी बातों को रखने के लिए, और धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का किस तरह योगदान रहा। उन्होंने उन्होंने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ साक्षर बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें स्वावलंबी बनाए, बच्चे अपनी संस्कृति, अपने धरोहर से जुड़े रहे। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेटिव थॉट्स। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महिला कॉलेज चाईबासा की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैम से निवेदन करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस मैम, आ रही है। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमन है। विशेषकर आज के जो मुख्य स्पीकर थे, हैं अभी मौजूद, परम शिवम जी, सीओ सीआरपीएफ जम्मू, एंड डॉक्टर इरशाद खान। आप लोग की मैं शुरू से मैं जुड़ी हुई हूँ और ये मैं सुन रही हूँ, और यहाँ सभी उपस्थित हमारी एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्पित सुमन मैं देख रही हूँ, प्रोफेसर सितेंद्र रंजन जी हैं, हमारे डॉक्टर एमके हाशमी जी हैं, सभी डॉक्टर राजीव लोचन जी, सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुचिता बारा है, तो सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ कि अभी आज छुट्टी है, लेकिन आप लोग सब कोई आए हैं और जुड़े हुए हैं, और हम लोग काफी लाभान्वित हुए हैं परम शिवम जी के विचारों से, जो इन्होंने हमें लिटरेचर की ओर ये तो ले गए, हमें लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन बॉन्ड और अनटू लास्ट रस्किन बॉन्ड थे, और एक और किसी की चर्चा की थी, तो बहुत मने अच्छा लगा। एंड लियो टॉल्स्टॉय की जो बात है उसको तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि व्हेन यू फील योर पेन, वो क्या है, देन यू आर अलाइव, एंड इफ यू फील अदर्स पेन, तो वो है कि आप दैट इज द वे, जो लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि तब आप असली मायने में जी रहे हैं। तो यही बात है कि दूसरे को पेन को जो समझा, गांधी जी ने दूसरे साउथ अफ्रीका में दूसरे के पेन को ही देखा, और उसके बाद उनको, और अपना भी उनका कष्ट था, दोनों जुड़ा हुआ था, तो दोनों से वो इतने अफेक्टेड हुए कि इतने बड़े वो पॉलिटिशियन होकर उभरे और हमें आजादी मिली। और आज का दिन जो है, उन्हें जरूर कई बार प्रयास हुआ कि उन्हें नॉमिनेट किया जाए फॉर नोबेल प्राइज ऑफ पीस, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। लेकिन इंटरनेशनल जो यूएनओ के हमारे जनरल असेंबली ने 2007 में ही ये उनके बर्थडे को ये घोषित किया, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो है उनका ये सिद्धांत, अगर हम इनका विचार सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनका विचार पूरे वर्ल्ड में है। मोर देन 100 कंट्रीज में आप इनकी मूर्तियां पाएंगे, इनके नाम की सड़कें हैं। तो गांधी जी जिंदा हैं आज भी, ही इज अलाइव अमंग अस बाय हिज थॉट्स। उनके थॉट्स जो है उनको उनको आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल, हाँ, उनके थॉट्स जो हैं उनको जिंदा रखे हुए हैं, है ना। तो उनके थॉट्स को हमको अपनाना है। अगर इस सिर्फ ये सत्य अहिंसा जो है, सत्य भी जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ आप नॉन वायलेंस ही अपनाते हैं अहिंसा, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। हम हिंसा से बच जाएंगे, कहीं भी अशांति नहीं रहेगी, कहीं मारकाट नहीं होगा, और सभी सुख चैन से उन्नति करेंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये थॉट जिससे वो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय लोग से प्रभावित होकर के उनमें आया, और इसको नेल्सन मंडेला ये लोग ने अपनाया, और उन्होंने भी अपने
साउथ अफ्रीका में, चाहे और लोगों ने भी किया, तो इससे सब जगह फायदा ही फायदा हुआ। तो हम यही जान रहे हैं कि इंडिया जो है, हमारा जो लैंड है, यहाँ हमने बहुत ग्रेट पीपुल को देखा है। ऋग्वेदिक पीरियड से ही हमारे यहाँ जो भी अभी अभी नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, ये सब तो अगर पाइएगा तो उसका मूल जो है सो वहां पर उपलब्ध है। तो यही हम कह रहे हैं कि इंडिया जर्नी है ऑफ ग्रेट पीपल, और गांधी जी सचमुच में एक महान आत्मा थे और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और हमारी अभी जो परम शिवम जी ने इस पर जरूर जोर दिया है, और मैं इससे बहुत प्रभावित हुई कि आपको उनके थॉट्स को अपनाना है, जीवन में लाना है, क्योंकि तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर आप दर्द देखते हैं तो आपको आवाज उठानी है, आपको बर्दाश्त नहीं करना है, और शांतिपूर्ण भी आप आवाज उठा सकते हैं। जैसे सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने सिखाया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? नमक का जो 1930 में जो हमारा डांडी मार्च गांधी जी ने किया था और जाकर नमक कानून को तोड़ा था, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें क्या था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो मानने योग्य नहीं था। हमारा समुद्र है, हम अपने समुद्र से नमक नहीं बना सकते हैं। तो ये सब है कुछ कुछ बातें जो अभी हो रही हैं। अभी इतनी घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम शांति से बैठे रह रहे हैं। हम जब एक एक आदमी के अंदर ये अगर उबाल होगा जो गांधी जी के अंदर था, अगर हमें गांधी जी के थॉट्स को बनाए रखना है, उनके विचारों को आदर्श बनाना है, तो हमें किसी के दर्द को देखकर द्रवित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो हम पेन महसूस करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और पूरे अपने पूरे भारत के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके मार्गदर्शन के लिए। अब हम सभी इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, अतः मैं बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद मुबारक करीम हाशमी सर से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम का समापन करें। Sir, your mic is off. धन्यवाद आरिशी। आज हम 2 अक्टूबर मना रहे हैं, गांधी जयंती मना रहे हैं, और इस गांधी जयंती के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित परम सर और इरशाद सर दोनों ने ऐसी सारगर्भित बातें हमें कही है कि हम उत्साहित भी हैं और हमारी छात्राएं इससे अपने जीवन को एक नया मोड़ भी दे सकती हैं। मैं परम सर के इस 2 बातों को ही अगर लेकर चलूं, जो उन्होंने कहा कि अपमान को संघर्ष में बदलना और दूसरी के सिद्धांत पर अडिग रहना, तो मुझे लगता है कि इस पर चलकर के ही अगर हम चलें तो हमारी जिंदगी एक सफल मुकाम पर पहुंच सकती है। और ना डरते हुए इरशाद सर ने जो कहा कि आप डरे नहीं, क्योंकि व्यक्ति की हत्या तो हो सकती है, विचारों की नहीं। ये जीवन के मूल मंत्र हैं। और मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ी सी बात है, मुझे भी लगता है कि इस पर आगे जरा सा मैं भी लगता है कि बोलना चाहिए कि गांधी जी के हर एक एक्टिविटी से, हर एक कर्म से ऐसा लगेगा कि उसे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने उस कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया जो कांग्रेस बड़े और प्रबुद्धों की कांग्रेस हुआ करती थी। और इतना तो छोड़ें, उन्होंने छोटी सी चुटकी सी नमक के द्वारा, हालांकि नमक का आज भी उतना ही दाम नहीं है
और उस समय क्या इसका मोल होगा, लेकिन उस नमक से उन्होंने एक बड़ी आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन खड़ा कर दिया कि गोलमेज सम्मेलन तक आयोजित करने पड़ गए। और उससे भी आगे बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि उसके कर्म ऐसे थे कि मरते मरते भी उन्होंने शिक्षा दे दिया। हत्या जब हो रही थी तो उन्होंने किसी को मारने वाले की तरफ दौड़ा नहीं, मारने वाले को अपशब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हे राम कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। तो इन सारे विचारों पर जो आज विचार किए गए, मुझे लगता है परम सर, जिसको सुनना हमेशा हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट से भी एक बार मैंने ये लिया था इससे पहले ही, तो स्टूडेंट ने भी कहा सर परम सर को अगर सुना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसीलिए परम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने सिर्फ एक समय मांगा आपसे और आपने इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने समय दिया। और साथ ही साथ सर हमारे बहुत व्यस्त हैं, नैक का काम उनके यहाँ चल रहा है 24 घंटा लगभग, हमको लगता है कॉलेज में काम चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको दी गई है। इनको भी मैंने कहा और ये भी तैयार हो गए, और इन्होंने भी शिक्षा के दृष्टिकोण से जो कि हमारे बच्चों के लिए भी सिलेबस के अनुसार बहुत फायदेमंद होने वाला है, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया और इतने अच्छे से उसको पॉइंट वाइज बताया कि बच्चे भी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद सर आपको भी। हमारी जुड़ी हमारी प्राचार्या मैडम जो कि बहुत ही अस्वस्थ हैं, और जब मैं पहले बात कर रहा था तो लग रहा था कि मैडम जुड़ पाएंगी, बात कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने भी लगातार जुड़ी रही, और हम लोगों को यही उत्साह उनका देना हमें अच्छा लगता है, और हम लोग कुछ कर पाते हैं। मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जुड़ी हुई हमारी सुचिता मैडम, हमारे नामता सर, हमारे सितंदर सर, और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ी हुई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो को, जिन्होंने जो कि एक कदम आगे बढ़ करके ये सारे आयोजन करवाती हैं, और हम लोग बस उसमें सहयोग देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित मैडम आपको भी। और साथ ही हमारी छात्राएं जो हमेशा किसी भी काम के लिए किसी तरह से भी तैयार रहती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे सुनना हो या फिर कहना हो, वो हमेशा हमेशा हमारे बातों पर चलती हैं कि कुछ सीखना है, और इसके लिए सभी लोग जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई हैं। तो हमें लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और साथ ही साथ जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग जिनका भी रहा और जो भी जुड़े रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को इससे अच्छा और नहीं किया जा सकता था। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा सोच एक नया लेकर के हम लोग आज निकलेंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।